एनवायरमेंटल एजुकेशन भी लगभग लगभग आखिरी पड़ाव पे ही है, लगभग खत्म ही होने वाला है। और टॉप 20 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 10वां भाग आज कवर करेंगे। 10वें भाग में क्या देखेंगे, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पढ़े थे और कितना बाकी रह गया था। एग्जाम का डेट चेंज होगा, देखिए उम्मीद तो लग रहा है कुछ आगे बढ़ना चाहिए। अब बीटी यूपी क्या उसको फाइनल करेगा या आगे बढ़ाएगा, इसका नोटिस अभी नहीं मिल पा रहा है हमें। ठीक है, जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वेबसाइट से पहले हमें मिल जाएगा, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा नोटिस नहीं है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 10 पार्ट्स में क्या कवर करने वाले हैं, कल क्या कवर किए थे। कल बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे थे और 9 में अधूरा ही छोड़े थे, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके पहले क्या देखे थे, इसके पहले जो क्वेश्चन हम कवर कराए थे वो था हमारा, क्या क्वेश्चन था, हाँ, नॉइस पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 था ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर चर्चा करें, उसके स्रोत, उसके प्रभाव, उसके रोकथाम पर चर्चा करें। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कवर करा चुके थे, उम्मीद करते हैं आप इसको पढ़ लिए होंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताए थे क्या, डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। आपदा क्या होता है, ये प्राकृतिक आपदा या फिर मनुष्य के द्वारा, हम लोग के द्वारा जो आपदाएं आती हैं वो कैसे आती हैं, इसके बारे में पढ़ना था। तो आपदा आपको पहले से बता चुके थे हम कि एक डिजास्टर, एक आपदा, सडन एंड हार्मफुल इवेंट दैट काज लॉस ऑफ लाइफ। ये एक अचानक से एक हानिकारक घटना होता है जो बहुत सारी जिंदगियों को कारण बनता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है और पूरे जो ह्यूमन की नॉर्मल लाइफ है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये एनी टाइम एनीवेयर कहीं पे भी हो सकता है, किसी समय किसी जगह पे हो सकता है और यहाँ पे इमरजेंसी की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ओके, तो आपदा आप लोग बना के लिख दीजिएगा कि ये एक अचानक नुकसानदायक घटना है जिससे जान का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, पर्यावरण नष्ट होता है, आम इंसानी जिंदगी पर असर पड़ता है, या कभी भी और कहीं भी हो सकती है और लोगों को बचाने और नुकसान को ठीक करने के लिए अक्सर इमरजेंसी मदद और सपोर्ट की जरूरत होती है। तो डिजास्टर के बारे में आप लोग बना करके लिख देंगे, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। दो तरह का बताए थे, एक नेचुरल, एक मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, दीज हैपन ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड वेदर। ये कैसे होता है, प्राकृतिक बल, ठीक है, ऑफ द अर्थ, अर्थ के और या वेदर से। दिस हैपन ड्यू टू नेचुरल फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ पे कुछ नेचुरल फोर्स लग रहा है, नेचुरल बल लग रहा है या वेदर की वजह से, ये होता है प्राकृतिक आपदाएं। अर्थ क्यूक हो गया, फ्लूड हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, ड्रॉट, वैल्कनो, भूकंप आना, बाढ़ आना, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामी, उसके बाद सूखा पड़ना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब एक नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मैन मेड क्या होता है, जो हम लोग के मिस्टेक से होता है, कहीं पे आग लग जाना, इंडस्ट्रियल पे कुछ चीज ब्लास्ट हो जाना, कोई केमिकल रिलीज हो जाना, रोड या ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना, युद्ध होना, टेररिस्ट अटैक होना, ये सब मैन मेड डिजास्टर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब कल चीज हम पढ़ चुके थे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। तो 18 हो गया था, 19 हमारा चल ही रहा था। नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक, तो पहले आपको फिर हेडिंग डालना है नेचुरल डिजास्टर। यहाँ तो आप बेसिक चीजें बता ही दिए नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, इसके अलावा फिर आपको हेडिंग डालना है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर उसके एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा सा बताए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और बताना है। ठीक है, तो आपको फिर से हेडिंग डालना है नेचुरल डिजास्टर। सॉरी, क्योंकि यहाँ काफी भर के आना है बहुत अच्छे तरीके से, इन्वायरमेंट में छोड़ के नहीं आना है। एंड नेचुरल डिजास्टर इज ए हार्मफुल इवेंट दैट हैपन ड्यू टू नेचुरल फोर्स ऑफ द अर्थ। वही बात लिखना है सेम कि नेचुरल डिजास्टर एक नुकसानदायक घटना है जो धरती की कुदरती ताकतों की वजह से होती है। ठीक है, दिस डिजास्टर अकर्स नेचुरली एंड कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। ये डिजास्टर क्या पाया जाता है, अकर्स पाया जाता है, प्राकृतिक पाया जाता है, एंड कैन काज ग्रेट डैमेज टू लाइफ, और ये बहुत सारे लाइफ, बहुत सारे चीजों को डैमेज कर सकता है, उसका कारण बनता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह को खराब कर देता है और एनवायरमेंट को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। ओके, तो एकदम बस सुनते चले जाइए और लिखिएगा अपने लैंग्वेज में। फिर कह रहे हैं इसको एकदम से रटने की कोशिश मत करिएगा, यहाँ पे समझना है और लिखना है अपने भाषा में। सारा चीज समझ में आ रहा है कि हाँ प्राकृतिक आपदा क्या है। आप ऐसा नहीं कि भूकंप 2015 का नहीं देखे हैं या फिर जो 2013 में केदारनाथ वाला जो बाढ़ आया था उसको नहीं देखे हैं। बहुत सारी चीजें आप अपने लाइफ में देखे हैं, फील किए हैं, आपदा को फील किए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप बिल्कुल बना करके लिखिएगा।
ह्यूमन कैन नॉट स्टॉप देम, मनुष्य इसे रोक नहीं सकता, प्राकृतिक आपदा को मनुष्य रोक नहीं सकता, ठीक है, भूकंप आ रहा है तो आप रोक नहीं सकते, बट वी कैन रिड्यूस दियर इफेक्ट, बस इसके इफेक्ट को, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसे रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है विथ गुड प्लानिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक अच्छे प्लानिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम से इसको तो रोका नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। कह रहे नहीं, ऋतिक समृद्ध जी कह रहे नहीं देखा हूं सर। कहा नहीं देखे हैं आप, ये भूकंप नहीं देखे थे, भूकंप नहीं फील किए हैं, या फिर 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आया था उसको आप नहीं फील किए हैं, जरूर किए होंगे। तो ये डिजास्टर कुदरती तौर पर होते हैं और यहाँ पे लिखा है ग्रेट डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंसान इन्हें रोक नहीं सकते लेकिन हम अच्छी प्लानिंग और पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम से इनका असर को कम कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारा अर्ली वार्निंग सिस्टम ला रही है। आप देखिए होंगे उस बीच में टेस्टिंग चल रहा था या अभी रिसेंटली में टेस्टिंग चल रहा था, एक मोबाइल पे आता था ब्रॉडकास्ट पूरा प्रॉपर से, मोबाइल वाइब्रेट होता था, वो वाइब्रेट इसलिए होता था, वो टेस्टिंग चल रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम का, ठीक है। जैसे ही कुछ ऐसा होता है तो आपके ऊपर अलर्ट लिख के आपके फोन में आ जाएगा, थोड़ा वो वाइब्रेट करेगा, एक अलार्म बजेगा आपके फोन में। सभी एंड्रॉइड फोन में ऐसा जो मैक्सिमम लेटेस्ट वर्जन के हैं, लेटेस्ट अपडेटेड हैं, उसमें ये चीजें लाई जा रही हैं कि अभी टेस्टिंग चल रहा है, कोई भी ऐसी डिजास्टर आपदाएं आने वाली होती हैं, नेचुरल डिजास्टर, तो पहले से अलर्ट कर देगा आपके फोन में, ऑटोमेटिक ही आपके फोन में एक आराम से लिख जाएगा और उसमें प्रॉपर वाइब्रेशन होता है, उसमें आपको अलर्ट बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं ऐसा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके नेचुरल डिजास्टर के क्या एग्जांपल हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में बता देंगे। नेचुरल डिजास्टर समझ में आ गया कि ये हानिकारक घटना होती है जो कि हमारे नुकसानदायक घटना है जो धरती की कुदरती ताकतों, मतलब जो नेचुरल फोर्स होता है उनकी वजह से होता है, ओके। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर में, पहले आप अर्थक्वेक के बारे में बता दीजिएगा, भूकंप के बारे में। चलिए अब यहाँ पे अर्थक्वेक भूकंप के बारे में आप बता दीजिएगा। सर कोविड-19 भी इसमें है? नहीं, कोविड-19 इसमें नहीं है अभिषेक जी, कोविड-19 आपका नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते। कोविड-19 नेचुरल प्राकृतिक डिजास्टर नहीं हो सकते। प्राकृतिक डिजास्टर में भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, सुनामी आना, ये सब आते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी का फट जाना, ये सब आपके प्राकृतिक डिजास्टर है, ठीक। वो आपदा नहीं कह सकते, वो पेंडेमिक होता है, वो पेंडेमिक होता है जो आप कोविड-19 कह रहे हैं, वो पेंडेमिक था। चलिए तो अर्थक्वेक भूकंप देखिए क्या है, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, ठीक है। सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, धरती के अंदर हलचल की वजह से जमीन का अचानक हिलना, ठीक है, धरती के अंदर हलचल की वजह से जमीन का अचानक हिलना ही भूकंप कहलाता है। सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द अर्थ कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग रोड्स एंड कॉज डेथ, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, रोड बिखर जाते हैं और कई लोगों की जाने चली जाती हैं, ठीक है। तो सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड मतलब जमीन के अंदर थोड़ा सा हलचल होता है, थोड़ा हिलता है, उसके मूवमेंट से पूरी ही पृथ्वी हिल जाती है, जिसको भूकंप कहते हैं। और ये बिल्डिंग रोड कई सारे जिंदगियां को नष्ट कर देती है, जैसे नेपाल में आया था, बहुत ही खतरनाक था। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं अर्थक्वेक इन नेपाल 2015, 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था उसको आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। इमारतें सड़कें तबाह हो जाती हैं और मौतें हो सकती हैं। हाँ 7.5 स्केल था, 7.5 था कि 7.9 के समथिंग था, 7.5 था ना रेक्टियर स्केल, रेक्टियर स्केल 7.5 शायद था कि 7.9 था, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, 7.5 ही था कि, खैर इसको छोड़िए। तो अर्थक्वेक इन नेपाल 2025 ये एग्जांपल बता दीजिएगा नेचुरल डिजास्टर में, इसको लिख दीजिएगा। अच्छा 9.5 नहीं था संतोष जी, 9.5 तो बहुत ज्यादा हो गया, 9.5 का मतलब समझ रहे हैं, 9.5 नहीं था शायद 7.5 या 7.9 था, ऐसा था। देखिए यहाँ पे मंतसा जी पूछ रहे हैं सर डिजास्टर क्या है? डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, ठीक है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, ठीक है। कोई भी आपदा जैसे भूकंप आना तो ये एक आपदा है, तो ये आपदा दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका नेचुरल प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ठीक है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाना,
तो ये हो गया प्राकृतिक। और एक होता है ह्यूमन, हम लोग के द्वारा गलतियां होना, किसी बिल्डिंग में आग लग जाना कुछ कमी की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, और इंडस्ट्री में गैस लीक हो जाना, ये हम लोग के जो आपदा होता है वो है। तो हम प्राकृतिक आपदा में पहले भूकंप, अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं कि धरती के अंदर जो हलचल की वजह से जमीन का अचानक हिल जाना, वही भूकंप कहलाता है। बिल्डिंग, रोड, कई सारे लोग डेथ हो जाते हैं उसमें। अर्थक्वेक इन नेपाल, नेपाल में 9.5 में क्या होगा, बहुत सारे घरे, सब बहुत सारी बिल्डिंगें टूट जाएंगी एकदम से, बहुत नुकसान हो जाएगा। 9.5 बहुत तेज होता है। चलिए दूसरा है बाढ़। बताइए, इरफान खान जी कह रहे हैं मेरे अंदर डिजास्टर बन रहा है। क्या ही बताएं यार, आपके अंदर डिजास्टर, आपके अंदर किस तरह का आपदा बन रहा है? ठीक है, पेपर को लेके आपदा है। सोचिए आपका कॉपी जो जानवर चेक करेगा उसके अंदर क्या डिजास्टर बनेगा। पता नहीं नेचुरल होगा कि मैन मेड डिजास्टर होगा, वो कॉपी कैसे चेक करेगा अगर आपके अंदर अभी से डिजास्टर है तो। ठीक है, तो डिजास्टर को कंट्रोल करिए, उसको थोड़ा सा पढ़ाई मन लगाइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलिए सेकंड आपका क्या है, बाढ़, फ्लूड। ठीक है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, लेक्स विच कवर्स लैंड एंड होम्स। देखिए बाढ़ क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, रिवर में जो पानी का ओवरफ्लो, यही तो बाढ़ होता है। झरने में, या फिर कवर लैंड एंड होम, नदियों या झीलों में पानी का ओवरफ्लो होना जिससे जमीन और घर डूब जाते हैं, यही है बाढ़। हैपन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ये बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से होता है। डैम वगैरह फेल हो जाए तब ऐसा होता है। या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ का जब पिघलना होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने लोग यहाँ पे हैं देख रहे हैं, सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बाढ़ जरूर देखे होंगे। ठीक है, जो फ्लूड आया होगा उसको जरूर देखे होंगे, जरूर फील किए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम आता ही रहता है बाढ़, कभी कभी जो आप जो कोस्टल एरिया, थोड़ा सा तटीय क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम बाढ़ आता है। तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन रिवर या लेक्स विच कवर लैंड एंड होम्स, पानी झरनों में से या नदी में से जो पानी का ओवरफ्लो होता है उसकी वजह से जमीनें, पूरी सड़क वगैरह पानी आ जाता है, घरों पे पानी आ जाता है, उसी को बाढ़ कहते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से, या कोई डैम वगैरह फेल होने की वजह से, या फिर बर्फ के पिघलने की वजह से, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इसके पिघलने की वजह से ऐसा होता है। डैमेज क्रॉप्स, बहुत सारे अनाज को डैमेज कर देता है, घरों को बहुत सारे पिघला देता है, कैन का डिजीज और बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पंजाब में देखिए, पंजाब में बिल्कुल बहुत सही, अभी अभी लेटेस्ट एग्जांपल प्रिया कुमारी जी बता रही है, पंजाब में आया था। अभी लेटेस्ट में देखिए पंजाब में कितना खतरनाक, कितना डेंजरस था, कि कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने लोग, पूरा किस तरह से इमरजेंसी टीम लगी हुई थी। अभी जस्ट में, लेटेस्ट में ही आप देखेंगे पंजाब में जिस तरह से आया हुआ था, बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। ठीक है, चलिए अब हर जगह नहीं बता पाएंगे, आजमगढ़ में कब आया था, देवरिया में कब आया था, ठीक है, और ये चीजें हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ जो अभी लेटेस्ट में आप देखे थे पंजाब में बहुत ही डेंजरस आया हुआ था बाढ़। तो आपको पता है जिसके बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से, या डैम फेल, या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से ऐसा होता है। क्रॉप्स, हाउस और कई सारे डिजीज यहाँ से फैलते हैं। ठीक है, अनाज वगैरह, घर वगैरह सब डैमेज हो जाते हैं। या भारी बारिश, बांध टूटने, ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से होता है। फसलों, घरों को नुकसान पहुंचता है और बीमारियां पैदा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन या टाइफून। देखिए साइक्लोन या टाइफून, जिसको तूफान कहते हैं, साइक्लोन, चक्रवात या फिर टाइफून। ठीक है, अब ये साइक्लोन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा बना करके। देखिए हम दो ही लाइन लिखे, लेकिन आप थोड़ा सा और बना बना कर लिखिएगा। फ्लूड के बारे में, बाढ़ के बारे में और बताइएगा, ना होगा तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे पंजाब का एग्जाम्पल जो आप अपने लाइफ में फील किए हुए हैं ना, उसको एग्जाम्पल में बता दीजिएगा। भूकंप में जब भी आप लिखिएगा प्राकृतिक डिजास्टर 5 नंबर का, तो अर्थक्वेक इन नेपाल के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिएगा। हम यहाँ बहुत छोटा लिखाए हैं, इसलिए कि थोड़ा सा बता दे, हिंट दे दिए आपको, लिखना आपको ज्यादा है। ठीक है, आप खुद बना करके भूकंप के बारे में, जैसा नहीं कि आप नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, नहीं, सबको पता है। आप आराम से इसके बारे में लिख दीजिएगा, कम से कम 1 पेज ही आना चाहिए, 1 से 1.5 पेज। ठीक, ऐसे ही फ्लूड के बारे में जितना आपके पास आएगा, जितना आपके माइंड में उस वक्त आएगा, बाढ़ के बारे में लिख दीजिएगा, कोई एग्जाम्पल देके बता दीजिएगा। ऐसे साइक्लोन या टाइफून के बारे में, साइक्लोन या टाइफून के बारे में लिख दीजिएगा। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वेरी स्ट्रांग वाइंड्स एंड हेवी रेन ओवर ओशियन, समुद्र के ऊपर बहुत तेज हवाएं और भारी बारिश, जो साइक्लोन टाइफून टाइफून लिखा हुआ है, तूफान जिसको कहते हैं, ये वेरी स्ट्रांग वाइंड, बहुत तेजी से हवा चलता है, एंड हैवी रेन ओवर ओशियन, समुद्र के ऊपर बहुत तेज हवाएं और भारी बारिश की वजह से ऐसा होता है साइक्लोन। डिस्ट्रॉय होम, ट्री और इलेक्ट्रिक पोल, बहुत सारे घर, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है ये साइक्लोन टाइफून। ठीक है, तो इसके बारे में लिख दीजिएगा, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड हैवी रेन्स ओवर ओशियंस डिस्ट्रॉय होम्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ड्रॉट की, जिसको सूखा पड़ना कहते हैं। अब देखिए, बेसिक चीजें हैं, ये भी आप बना करके लिख ले जाएंगे। आप इसको तो मैक्सिमम फील किए होंगे, जितना बाढ़ को नहीं फील किए होंगे उतना सूखा पड़ने को फील किए होंगे। जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरह से पॉल्यूशन है, उस तरह से बारिश अक्सर सूखा तो पड़ ही जाता है। लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। काजेस वाटर शॉर्टेज एंड क्रॉप फेलर, जिसके पानी की कमी हो जाएगी, जिसके कारण पानी की कमी हो जाएगी और बहुत सारे अनाज क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, पीपुल एंड एनिमल में सफर ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर। पीपुल और एनिमल मतलब हम लोग और जानवर, ये सारे सभी लोग फूड और पानी की कमी महसूस करेंगे। खाने और पानी की कमी से लोगों जानवरों की परेशानी हो सकती है। पानी की कमी और फसल खराब होना, लंबे समय तक बारिश ना होना ही कहलाता है ड्रॉट, सूखा पड़ना। ये सब प्राकृतिक आपदा है, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या क्या बताए हम, पहला आपको अर्थक्वेक बताए, दूसरा फ्लूड बताए, तीसरा साइक्लोन तूफान बताए, और चौथा आपको ड्रॉट बताए। ठीक है, इतना हमें लगता है काफी है, ये सब बना बना के आप लिखेंगे, बना के बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट और है सुनामी, एक लास्ट और है सुनामी, उसके बाद मैन मेड देखेंगे। सुनामी, सुनामी क्या होता है, जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यस यू नहीं होता है, टी साइलेंट है यहाँ पे। सुनामी को हम TSUNAMI लिखते हैं। ठीक है, लार्ज सी वेव्स काज्ड बाई अंडर सी अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन, समुद्र के अंदर भूकंप। ठीक है, समुद्र के अंदर भूकंप या वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फटने से समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है, सुनामी क्या होता है, समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी फटने से समुद्र की बड़ी लहरें उठती हैं। फ्लूड, फ्लूड कोस्टल एरिया एंड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तटीय जो इलाके होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, में बाढ़ आ जाती है और यहाँ पे बहुत सारे लाइफ क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी जो जमीन होते हैं, वो सब नुकसान पहुंच जाते हैं, सब देखा पानी पानी हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में एक सुनामी आया था इंडियन ओशियन, सर्च करिएगा गूगल पे, 2004 में, 2004 में इंडियन ओशियन में एक सुनामी आया था, बहुत ही डेंजरस था। ओके, तो ये क्या होता है, लार्ज सी वेव्स काज्ड बाई अंडर सी अर्थक्वेक, जब पानी के अंदर भूकंप आता है तो एक बहुत बड़ी लहरें उठती हैं, या फिर ज्वालामुखी फटता है तब ऐसा होता है, जिसकी वजह से जो बहुत तेजी से लहरें उठेंगे तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र, वहां पे पूरी तरीके से बाढ़ आ जाता है, बहुत नुकसान होता है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सर, मेरा दोस्त शिवम है, मर गया बिजली गिरने से। ओहो, चलिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं सब आपको फिर से एक्स्ट्रा बना करके लिखना है। अर्थक्वेक, फ्लूड, साइक्लोन, तूफान, ड्रॉट्स, तो यहाँ तक का आपको हो जाएगा, तो कमेंट में थंब बना दीजिए। नेचुरल डिजास्टर आपको समझ में आया, कमेंट में थंब बना दीजिए। कुछ चीजें आपको लिखना है, हम कुछ चीजें यहाँ बताएं, कुछ चीजें आपको लिखना है, और सब चीज आप कहीं ना कहीं लाइफ में फील किए हैं, तो यहाँ तक हो जाएगा, कमेंट में थंब बना दीजिए। हाँ, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हेडिंग को इंग्लिश में डालिए, हिंदी में पूरा कहानी लिखते चले जाइए, पूरी तरीके से पूरी कॉपी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर जिसको कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर ये क्या है। द मैन मेड डिजास्टर इज ए हार्मफुल या डेंजरस इवेंट काज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, हम लोग के एक्शन की वजह से जो हानिकारक घटनाएं होती हैं, वही होता है मैन मेड डिजास्टर। इंसानों की बनाई आपदा, इंसानी कामों की वजह से होने वाली नुकसानदायक या खतरनाक घटना होती है। मैन मेड डिजास्टर जो होता है, ये हार्मफुल या डेंजरस घटना होती है, जो कि हम लोग के एक्शन की वजह से होता है। दी डिजास्टर कैन हैपन, ये डिजास्टर आपदा हो सकता है बिकॉज ऑफ मिस्टेक, कुछ गलतियों की वजह से।
केयरलेसनेस, सही से ध्यान ना रखा जाए तब की उसके वजह से, या फिर मिसयूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम साइंस का मिसयूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है, तब ऐसी आपदाएं आती हैं। ठीक है, चलिए। मैन मेड डिजास्टर आर प्रिवेंटेबल इफ प्रॉपर सेफ्टी मेजर आर फॉलोड। मैन मेड डिजास्टर आर प्रिवेंटेबल, जो मैन मेड डिजास्टर है, हम लोग से जो गलतियां होती है वो प्रिवेंटेबल, उसे रोका जा सकता है इफ प्रॉपर सेफ्टी, अगर यदि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाए तो। ठीक है, चलिए। अगर सही सुरक्षा उपाय अपनाए जाए तो इंसानी की बनाई आपदाओं को रोका जा सकता है। क्लियर, चलिए। तो बेसिक चीजें था जिसको समझ में आ गया, सिंपल यही समझ में आ रहा है कि जो हानिकारक घटना हम लोग की वजह से होता है वही होता है ह्यूमन मेड डिजास्टर या मैन मेड आपदा। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग की कोई गलती की वजह से या कोई ध्यान ना देने की वजह से या साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत मिसयूज करने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसको रोका जा सकता है अगर सही तरीके से सही चीजों को फॉलो किया जाए तो। ठीक, चलिए। अब टाइप्स क्या देखें तो इसमें भी टाइप्स हम कई तरह के हैं जिसको आप लोग बना करके लिखिएगा। पहला है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में एक आपको बताएंगे, वही आपको लिख देना है, थोड़ा सा उसके बारे में और लिख देना है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बात करें तो दीज अकर्स इन फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट या पावर स्टेशन। सर बायोकेमिस्ट्री में टॉप 10 क्लासिफिकेशन कब कराएंगे? ये तो नया चीज हो गया कि बायोकेमिस्ट्री में टॉप 10 क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं, वो भी देखेंगे। अच्छा आपका लगा, हमें सुझाव अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। देखते हैं अगर टाइम, वही तो कह रहे हैं एग्जाम डेट अगर आगे बढ़ जाए तो हम टॉप 50 भी करा दें और भी जितनी चीजें बचे हुए हैं ये भी करा दें। एग्जाम डेट तो आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा कुछ नोटिस आने दीजिए, फिर साथ लिया जाए, फिर कराया जाएगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट दीज अकर इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में पाया जाता है, केमिकल प्लांट या फिर पावर स्टेशन में होता है। एग्जाम्पल में भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 आप बता दीजिएगा, जो भोपाल में गैस लीक हुआ था। वेयर ए पॉइजनियस गैस लीक किल्ड 1000, बहुत सारे लोग, हजारों लोग मर गए थे, जो कि एक पॉइजनियस जहरीला गैस लीक हो गया था, उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, गैस का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनियस था और बहुत लोगों की दम घुटने की वजह से जान चली गई थी। तो ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, थोड़ा सा सही से ध्यान नहीं रखा गया इक्विपमेंट्स का, वो गैस लीक हुआ और पूरी तरीके से भोपाल में बहुत दिक्कतें आई थी। ठीक है, इसको अगर इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है, अगर इसको देखना है तो आप मूवी भी देख सकते हैं, द रेलवे मैन करके है, बहुत अच्छे से वहाँ पे डिफाइन किया गया है जो भोपाल गैस की ट्रेजेडी हुआ था। रेलवे मैन करके मूवी है, वो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से है, नेटफ्लिक्स पे है। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में आप इस चीज को बता सकते हैं कि फैक्ट्री, केमिकल प्लांट्स, पावर स्टेशन में जो पाए जाते हैं वही होते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऐसा ही था, इंडस्ट्री में ही ऐसा था कि गैस लीक हुआ था जो कि पॉइजनियस गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे कई सारे लोग मर गए थे। ठीक है, चलिए। कॉजेस होता है इक्विपमेंट फेलर, कोई इक्विपमेंट, कोई सामग्री फेल हो जाए, पुअर सेफ्टी या फिर ह्यूमन एरर। ठीक है, चलिए। तो ये फैक्ट्रिया, केमिकल प्लांट या पावर स्टेशन में होते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 जिसमें जहरीली गैस लीक होने से हजारों लोग मर गए थे। इक्विपमेंट में खराबी, खराब सेफ्टी और इंसानी गलती की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आप यहाँ बता सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है फायर, आग लग जाना। फायर कास्ड बाई ह्यूमन केयरलेसनेस। सर क्या कुछ उम्मीद है कि नेक्स्ट आगे बढ़ेगा? देख, लग तो ऐसा ही रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप देखिए क्या होता है, एडमिट कार्ड आपका मिल जाए 1-2 दिन में, फिर देखते हैं। ठीक है, उम्मीद तो है कि 1 से 2 दिन में अगर एडमिट कार्ड मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो लग रहा है कि शायद आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कितना होता है। लेकिन BTU पे पिछले साल भी यही किया हुआ था, फिर लास्ट में यही डेट को फाइनल कर दिया था। हो सकता है इस बार भी वही करे कि लास्ट तक ले जाके यही डेट को फाइनल कर दे। तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, जैसे कोई नोटिस आएगा पहले वो हम आपको बता देंगे। फायर मतलब आग लगना। ठीक है, फायर काइड बाई ह्यूमन केयरलेसनेस, इंसानी लापरवाही की वजह से आग लगता है। फॉल्टी वायरिंग, कोई घर की वायरिंग अगर गलत तरीके से किया गया हो, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो तब आग लग जाते हैं, या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कुछ हो तब आग लग जाते हैं। ठीक है, कैन डिस्ट्रॉय होम, फॉरेस्ट एंड लिव्स, जो बहुत सारे घरों, बहुत सारे जंगलों और जहाँ लोग रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इंसानी लापरवाही, खराब वायरिंग या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से लगने वाली आग, ठीक है, घरों, जंगलों और जिंदगियों को खत्म कर सकती है। ओके, एग्जाम्पल में ऑयल रिफाइनरी फायर्स या बिल्डिंग फायर्स, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए या ऑयल रिफाइनरी फायर्स में आग लग जाए, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे जो घर हैं
वहां पे आग लग जाते हैं, आसपास के घर में बहुत नुकसान हो जाता है। ओके, तो ये फायर्स वाली गर्मी में तो आप देखते ही होंगे, कहीं पे गीजर ठंडी में गीजर फट जाता है, गर्मी में एसी फट जा रहे हैं, कहीं बिल्डिंग में आग लग जा रहा है, कहीं गैस लीक हो जा रहा है, उससे आग लग गया। ये अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं हम लोग की गलतियों की वजह से। ठीक है, चलिए टीडीएस के बारे में कल बता देंगे, कल के क्लास में। मेरे कॉलेज से कॉल आया था सर, आकर एडमिट कार्ड ले लीजिए सब स्टूडेंट लोग। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, अगर एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड अगर आ गया होगा तो फिर भूल जाइए, फिर आपका 5 तारीख से 4 तारीख से एग्जाम है कोलॉजी का, ध्यान रखिएगा। और एक चीज हम बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, जब भी आप, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी गलती कर रहे होंगे कि भैया कोलॉजी का पेपर 4 तारीख से है, तो एक ही सब्जेक्ट को लगे रहे होंगे कि बस कोलॉजी खत्म कर दे तब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। ऐसा गलती मत करिएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा, बैक लग जाएगा। लगातार पेपर है, हर पेपर को कम से कम 50% कवर कर लीजिए। टॉप 20 हर जो सब्जेक्ट है उसका 50% कवर करके ही आप कोलॉजी पे आइएगा। जो सब्जेक्ट, मान लीजिए आप बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन रात में पढ़ के हम बायोकेमिस्ट्री पास हो जाएंगे, तो नहीं होने वाला, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इतना भी इजी पेपर नहीं आता है, ठीक है, पेपर इजी आता है ये बात सच है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी नहीं आता है कि रात भर में आप सारे चीजों को माइंड में रख लें। हाँ, गैप मिलता तो आप बिल्कुल कर सकते थे, नो डाउट, लेकिन गैप नहीं मिल रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो एक पेपर पे खाली फोकस मत करिएगा, पहले पेपर पे क्रेज होता है कि कोलॉजी को खत्म कर दें फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं, पहले सभी सब्जेक्ट को 50-50% कवर करके तब आप कोलॉजी पे जाइएगा। ठीक, चलिए, तो ये चीजें हो गई, आपकी फायर्स हो गया, दूसरा आपका हो गया इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जिसमें आपको एग्जांपल में भोपाल गैस 3D बता दिए और दूसरा आपको फायर्स बता दिए। बस इसने दोनों को लिख देंगे, इतना हमें लगता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। आपदा होता क्या है, 2 प्रकार बता दिए, एक नेचुरल एक मैन मेड। नेचुरल के बारे में थोड़ा सा बता दिए, नेचुरल में आपके अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, तूफान, इसके बारे में बता दिए। मैन मेड में आप क्या होता है इसको समझ में आ गया कि हम लोग की गलतियों की वजह से जो घटना होती है वो होता है। इसमें आप लोग एक बता दिए इंडस्ट्रियल, जो भोपाल गैस 3D, और दूसरा आग लगना, जो कि कहीं एक्सीडेंटल किसी भी फाल्टी वायरिंग की वजह से ऐसा होता है। तो ये दोनों आप बता दिए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन 19 एकदम कवर हो गया। अब 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एक डाउट क्लियर करिए, वो बिजली भी नेचुरल डिजास्टर है जो गिरती है, उससे क्या होता है? भाई शिवम, जाहिर सी बात है, नेचुरल बिजली वो भी आपका प्राकृतिक ही आपदा है, जो बिजली गिरती है वो भी आपका नेचुरल ही डिजास्टर है। वो मेन में डिजास्टर कैसे हुआ? वो नेचुरल ही डिजास्टर हुआ, उसकी वजह से भी किसी की जानें अगर जाती हैं तो वो नेचुरल डिजास्टर ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि राइट ए नोट ऑन आईएसओ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आईएसओ 14000 एंड डिस्कस केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी। ठीक है, आपको केस स्टडी बताना है भूकंप का और सुनामी का। केस स्टडी का मतलब कैसे वो हुआ था, उस केस की आपको स्टडी करना है, अध्ययन करना है, कितने लोग मरे थे, वहां पे गवर्नमेंट क्या सहायता की थी, किस तरह का था वो। तो अर्थक्वेक और सुनामी, इस दोनों के बारे में आपको केस स्टडी बताना है। आईएसओ 14000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 14000 क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिथिलेश सर टॉप 10 क्लासिफिकेशन कराएंगे फार्माकोलॉजी में। अनुराग पांडे जी, वो मिथिलेश सर से पूछिएगा, अगर कराना होगा तो बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जल्दी से हम आईएसओ 14000 देख लेते हैं, इसको कवर करते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा देखेंगे, बाकी चीजों को कल कवर करेंगे। देखिए आईएसओ 14000 क्या है, आइए समझते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सर्टिफाइड, यही समझ में आ रहा है। आईएसओ 14000 का जिसके पास, जिस कंपनी के पास सर्टिफिकेट है, ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल को सेफ रखा गया है। ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया ही एक तरह का कह सकते हैं सर्टिफिकेट होता है। आईएसओ 14000 अलग अलग होता है, हर जगह पे देखे होंगे आईएसओ का बैनर होता है। तो आईएसओ जो सर्टिफाइड होता है 14000, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट लगे हैं ये इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हैं, मतलब इससे इन्वायरमेंटल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सर्टिफिकेट मिलता है, अगर नुकसान हो रहा है तो नहीं मिलता है। तो हर कंपनी में कोई भी जाएगा, विजिट करेगा, तो सबसे पहले आईएसओ का सर्टिफिकेट देखता है कि यहाँ से इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज आईएसओ 14000? आईएसओ 14000 इज ए फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, आईएसओ 14000 एक फैमिली स्टैंडर्ड का, डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, या फिर आप इसको इससे कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको चाहे पहले लिख दीजिएगा या फिर बाद में लिखेंगे तब भी सही है। जैसे आपकी बी फार्मा की बुक देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं, जो लोग स्टूडेंट बी फार्मा करेंगे आगे, डी फार्मा के बाद बी फार्म सोच रहे हैं, तो आपके 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, वहां पे आप इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं आईएसओ के बारे में। ठीक है, वहाँ बहुत सारी चीजें, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, और आपके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी हो गया, आईएसओ हो गया, बहुत सारी चीजें, जितनी चीजें हैं वहां पे। इसलिए जो बी फार्म कर लेता है उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इंडस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी का एक पार्ट यहाँ दे रखा है आपके इन्वायरमेंटल में। तो ISO 14000 इज ए फैमिली, यहाँ देखिए ISO 14000 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से जुड़े स्टैंडर्ड का एक ग्रुप है। इन्वायरमेंट को मैनेज करने से जुड़ा हुआ एक स्टैंडर्ड, मतलब इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का एक ग्रुप है, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने बनाया है। ठीक है, किसे बनाया है? ISO ने बनाया है 14000 को। ISO होता क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रूल, ये एक ग्रुप है एक अंतरराष्ट्रीय नियम का, दैट हेल्प कंपनीज प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, जो मदद करती है कंपनी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, या इंटरनेशनल नियमों का एक ग्रुप है जो कंपनियों को एनवायरमेंट की सुरक्षा करने में मदद करता है। ठीक है, या कंपनियों को बताता है प्रदूषण कैसे कम करें, प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे करें, पर्यावरण कानून का पालन कैसे करें। ठीक है, इट टेल कंपनीज, के कंपनी को बताता है हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैसे कम करें, हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली, कैसे प्राकृतिक स्रोत का हम प्रयोग करें प्रॉपरली तरीके से, हाउ टू फॉलो एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ को फॉलो कैसे किया जाए, ये बताता है। ठीक है, तो ISO 14000 आई होप कि समझ में आया होगा कि एक तरह का फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल को मैनेज करने का एक स्टैंडर्ड, एक ग्रुप है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का, जिसे ISO ने बनाया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने बनाया था। ठीक है, या इंटरनेशनल नियमों का एक ग्रुप है जो कंपनियों को एनवायरमेंट की सुरक्षा करने में मदद करता है। सिंपल। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको इसके बारे में। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा बेनिफिट देखते हैं और बाकी चीजों को कल कवर करेंगे। क्या इसके लाभ हैं? तो लेस पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री या बिजनेस। ठीक है, फैक्ट्री या बिजनेस से कम प्रदूषण होता है, क्योंकि भाई उनके पास सर्टिफाइड है, और सर्टिफाइड तभी होगा जब आपका इक्विपमेंट जो लगा हुआ है, जो भी आपकी सामग्री वहां यूज हो रही है, वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद विजिट करते हैं ऑडिट वाले, सब कुछ चेक करने के बाद ही सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक, सेव मनी बाय यूजिंग रिसोर्स स्मार्टली, रिसोर्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके पैसे बचते हैं। ठीक है, फॉलो रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के बनाए नियमों का पालन होता है। मेक कंपनी इमेज बेटर, कंपनी की इमेज बेहतर बनती है। हेल्प नेचर एंड फ्यूचर जनरेशन, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों की मदद होती है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या बेनिफिट है आपको समझ में आ गया होगा। बात लिख दीजिएगा एनवायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, कि फैक्ट्री से जो इन्वायरमेंट से धुएं निकलते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जैसे खतरे होते हैं, उससे कंट्रोल होता है। बहुत सारे जो ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव पड़ते हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो इसके लाभ में आप अपने मन से बना करके जितना आपके मन में आएगा लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका यही इतना था, थोड़ा सा और बचा हुआ है, कुछ चीजें और ऐड करेंगे जो आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। देखिए, अभी आपका टॉप 20 खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ज्यादा नहीं। देखिए 20 क्वेश्चन होगा, लेकिन हम और आगे बढ़ा देंगे, 21, 22, हो सकता है 23 क्वेश्चन हो जाए। ये वो क्वेश्चन होंगे कि पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, जो आप यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, वो पीवाईक्यू से उठा के दे देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इतना पढ़िए, आयुष्य के बारे में देख के आइए, बाकी चीजों को कल कराएंगे। अदर स्टैंडर्ड क्या है, केस स्टडी के बारे में, ये सब चीजें कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो पीवाईक्यू में आए थे। टॉप 20 के बाद हो सकता है टॉप 21, 22 या 23 चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका हम चाहते हैं दोनों कवर हो जाए, एकदम बेफिक्र हो जाइए एनवायरमेंटल से। ठीक है, पीवाईक्यू बहुत आता है, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, वो क्वेश्चन जो हम यहाँ टॉप 20 में नहीं पढ़ा है और जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन हम बता देंगे, उसको भी पढ़ लीजिएगा, और जो हम यहाँ पढ़ाएं उसको पढ़ लीजिएगा। इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, अच्छे नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए क्लास को और कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारी ही क्लास बायोकेमिस्ट्री की अभी 15 मिनट बाद है, थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं और बायोकेमिस्ट्री में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि आप अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद, 11:30 बजे से हमारी क्लास है और बायोकेमिस्ट्री की। ओके।